अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो क्या हाल है। हम थे बायो की दुनिया में और हम पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड बातें। उससे रिलेटेड कुछ बातें कर रहे थे और कुछ बातें हमने बड़ी डिटेल से की, जैसे कि वेन नेल हाइपोथेसिस क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल बनता कैसे है। तो आज एक और बड़ा ही बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है लाइट और डिपेंडेंट रिएक्शंस को स्टार्ट करने से पहले, और वो कॉन्सेप्ट है फोटोलाइसिस के बारे में। किस चीज़ के बारे में? फोटोलाइसिस के। व्हाट इज अ फोटोलाइसिस? फोटोलाइसिस क्या है? ठीक है। व्हाट इज फोटोलाइसिस? अगर मैं बेसिक डेफिनेशन की बात करता हूं तब तो क्या है? द ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, द ब्रेक डाउन ऑफ वाटर ड्यूरिंग photosynthesis photosynthesis is called what? Photolysis is called what? Photolysis। ठीक है। फोटोसिंथेसिस के दौरान जब वाटर का मॉलिक्यूल है वो विद इन दी क्लोरोप्लास्ट टूटता है, आयनाइज होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो वो जो प्रोसेस है वो हमारे पास क्या होता है? फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस बेसिकली एक कंप्लीट ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को इवॉल्व करने के लिए हमारे पास दो हाइड्रो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, उनकी होगी फोटोलाइसिस। कैसे? जैसे हमारे पास देखो दो होंगे H2O, क्या होंगे? दो H2O, उनकी होगी फोटोलाइसिस। वो होंगे ब्रेक डाउन किसकी मौजूदगी में? लाइट की मौजूदगी में, फोटॉन्स की मौजूदगी में। ठीक है। तो फोटॉन्स की मौजूदगी में वो ब्रेक डाउन होंगे, तो उनसे क्या? चार हाइड्रोजन आइंस, चार हाइड्रोजन आइंस, चार इलेक्ट्रॉन्स और एक मुकम्मल ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होगा। ये हमारे पास है फोटोलाइसिस। याद रखना, एक इलेक्ट्रॉन को इवॉल्व करने के लिए एक फोटॉन की जरूरत होती है। तो चार इलेक्ट्रॉन इवॉल्व हो रहे हैं तो कितने फोटॉन यहाँ पर यूज होंगे? चार। तो चार फोटॉन यूज होंगे, दो हाइड्रोजन वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो टूटेंगे, उससे चार हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन बनेंगे, चार इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और एक ऑक्सीजन का एक मुकम्मल मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होगा। तो जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिलीज होता है वो बेसिकली वाटर से इस तरीके से रिलीज होता है। अब अभी तक ये हमारे पास जो रिएक्शन है इसको इसकी किसी को समझ नहीं आई। समझ इस वजह से नहीं आई कि ये जो H2O है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इतने टाइटली बाउंड होते हैं कि इनको तोड़ना जो है, इनसे इलेक्ट्रॉन्स वाटर मॉलिक्यूल से निकालना बहुत ही मुश्किल है। अगर ये एक्सपेरिमेंट हम लैब में करते हैं तो हमें तकरीबन मतलब इलेक्ट्रिक वोल्टेज देनी पड़ेगी, बिजली का झटका देना पड़ेगा, या 2000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर करना पड़ेगा टेम्परेचर, तब जाकर हमारे पास वाटर से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस वाटर मॉलिक्यूल से क्लोरोप्लास्ट के अंदर कैसे सिर्फ सनलाइट की वजह से निकल रहे हैं, ये जो प्रोसेस है, ये फिनोमिना है, ये अभी तक अननोन है, किसी को नहीं पता कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है। हो कहाँ रहा होता है? फोटोलाइसिस असल में हमारे पास हो रही होती है। ये जो हमारे पास है ना थैलाकाइड मेम्ब्रेन, क्या था? थैलाकाइड मेम्ब्रेन। ये हमारे पास थैलाकाइड मेम्ब्रेन थी, उसके में एक थैलाकाइड स्ट्रक्चर बना था। ये उसमें क्या है? मेम्ब्रेन। ठीक है, थैलाकाइड मेम्ब्रेन। और ये वाला रीजन क्या है? ल्यूमन। ये क्या है? ल्यूमन। ठीक है। तो जो हमारे पास फोटोलाइसिस हो रही होती है असल में वाटर पड़ा हुआ होता है ल्यूमन के अंदर। किसके अंदर पड़ा होता है? ल्यूमन के अंदर। और इसकी जो फोटोलाइसिस हो रही होती है वो ये इनर मेम्ब्रेन जो ल्यूमिनल मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पर फोटोलाइसिस होके हाइड्रोजन वापस कहाँ पर अकोमोडेट होते हैं? इसी ल्यूमन के अंदर। और जो ऑक्सीजन है वो हो जाता है रिलीज, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर फोटो सिस्टम में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम पे हम बाद में बड़ी तफसील से बात करेंगे, अभी यहाँ पर थोड़ा सा समझ लो कि जो फोटो सिस्टम 2 है, क्या है? फोटो सिस्टम 2 उसके उसको जब एक्साइट होता है उसमें फोटॉन एनर्जी आती है, वो एक्साइट
एक्साइट होता है और अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दे देता है। तो यहाँ पर इसको पड़ जाती है इलेक्ट्रॉन की कमी। फोटो सिस्टम कहाँ होता है? ये जो थालाकाइड का मेम्ब्रेन होता है इसमें पड़ा होता है फोटो सिस्टम 2। तो फोटो सिस्टम 2 अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके निकाल कर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दे देता है। तो इस फोटो सिस्टम को डी एक्साइट करने के लिए, इसको वापस ग्राउंड स्टेट पे लाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। वो इलेक्ट्रॉन कौन देता है? ये वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रॉन देता है फोटो सिस्टम 2 को, और ये होता है डी एक्साइट। उसके बाद इस पे दोबारा से फोटोन पड़ती है, फिर एक्साइट, फिर इसको इलेक्ट्रॉन वाटर की तरफ से मिलता है। अब मसला ये है कि जब फोटो सिस्टम पे इलेक्ट्रॉन फोटोन ये मतलब एनर्जी सनलाइट पड़ती है तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन को करता है एक्साइट। एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है और उस एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो फिर हाइड्रोजन जो हमारे पास H2O का मॉलिक्यूल है उसमें अगर हम मुकम्मल O2 को रिलीज करवा रहे हैं तो वो 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? 4 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जो फोटो सिस्टम को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? ये कैसे अकोमोडेट करते हैं? क्योंकि बनना तो O2 है, सिर्फ O मॉलिक्यूल नहीं बन सकता। अगर सिर्फ एटॉमिक ऑक्सीजन बन गया तो वो तो फिर हमारे पास फ्री रेडिकल बन जाएगा। एटॉमिक ऑक्सीजन तो तबाह बर्बाद कर देगा पूरे सेल को। तो वो क्या है कि हमारे पास ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कैसे मतलब इस फोटो सिस्टम 2 को मिल रहे होते हैं एक बाई एक। इस फिनोमेना को सॉल्व करने के लिए ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाते कैसे हैं, इसको सॉल्व करने के लिए 1970 में 2 साइंटिस्ट थे। एक का नाम था जोयोड और दूसरा था पोप। ठीक है, इन 2 साइंटिस्ट ने एक हमारे पास एक हाइपोथेसिस पेश की थी। वो हाइपोथेसिस बड़ी इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस है, एस स्टेट हाइपोथेसिस। क्या नाम है उसका? एस स्टेट हाइपोथेसिस। ठीक है, किसने 1970 में जोरियट और कोप ने ये हाइपोथेसिस पेश किया कि एस स्टेट हाइपोथेसिस जो किसके बारे में है? फोटोलाइसिस के बारे में है कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 1 बाई 1 फोटो सिस्टम 2 को कैसे मिलते हैं, इसके बारे में जो एस स्टेट है वो बातें करता है। तो चलते हैं, हमारा जो मेन कंसर्न था जिसकी वजह से मैंने फोटोलाइसिस को एक्सप्लेन करना जरूरी समझा, वो हमारे पास एस स्टेट हाइपोथेसिस है। वो क्या है हमारे पास? एस स्टेट हाइपोथेसिस। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए समझो, ये हमारे पास है मेम्ब्रेन, ये हमारे पास मेम्ब्रेन है। कौन सी मेम्ब्रेन है? थालाकाइड मेम्ब्रेन। इसमें मैं लिख देता हूँ ये हमारे पास है थालाकाइड मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हमारे पास हो गई थालाकाइड मेम्ब्रेन। इस थालाकाइड मेम्ब्रेन के इस साइड पे क्या है? स्ट्रोमा। इस साइड पे क्या है? स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। और इस साइड पे क्या है? ल्यूमन। इस साइड पे ल्यूमन है। थोड़ा नीचे देख देता हूँ क्योंकि हम यहाँ पे चीजें ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे। ल्यूमन, इस साइड पे ल्यूमन है, इन साइड पे आउटसाइड पे क्या है हमारे पास? स्ट्रोमा है। इस थालाकाइड मेम्ब्रेन के अंदर पूरा फोटो सिस्टम पड़ा हुआ होता है, पूरा फोटो सिस्टम पड़ा हुआ होता है। ठीक है, फोटो सिस्टम 2, इसको क्या नाम देंगे? फोटो सिस्टम 2। ये पूरे का पूरा फोटो सिस्टम पड़ा हुआ है। एक बात और याद रखना, ये जो मेम्ब्रेन है, ये देखो थालाकाइड मेम्ब्रेन है, इसकी इस वाली जगह को मतलब ये जो आउटर सरफेस है इसको बोलते हैं स्ट्रोमल सरफेस। इसे क्या बोलते हैं? स्ट्रोमल सरफेस या आउटर सरफेस। और ये इनर सरफेस है या इसको ल्यूमिनल सरफेस बोलते हैं। ठीक है, थालाकाइड मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस को स्ट्रोमल सरफेस क्योंकि वो स्ट्रोमा की तरफ होता है, और इनर सरफेस को ल्यूमिनल सरफेस क्योंकि वो ल्यूमिन की तरफ होता है। तो ये 2 नाम याद रखना। अब यहाँ पर इस ल्यूमिन के अंदर होता है H2O। इस ल्यूमिन के अंदर क्या होता है? H2O। यहाँ इस पे पड़ती है लाइट इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। ठीक है, और यहाँ पर भी लाइट पड़ रही होती है। यहाँ पर फोटो सिस्टम एक्साइट होता है, वो इलेक्ट्रॉन एक ऊपर लेकर जाता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को देता है। ठीक है, तो ये हो जाते हैं हमारे पास एक्साइटेड। इसको डी एक्साइट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं? फोटोलाइसिस से। H2O ब्रेक डाउन होता है, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो फोटो सिस्टम 2 के पास आते हैं। ठीक है, तो अब वो कैसे जाते हैं? ये H2O ब्रेक डाउन होता है, इसके साथ यहाँ पर ये जो इल्यूमिनल सरफेस है थालाकाइड मेम्ब्रेन के, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पर क्या होता है? एक पूरा कॉम्प्लेक्स होता है। उस कॉम्प्लेक्स का नाम है ऑक्सीजन
इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ऑक्सीजन ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उस कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है, ल्यूमिनल सरफेस पे अटैच हुआ होता है। इस ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको मेटल क्लस्टर्स मिलेंगे। मेटल क्लस्टर्स क्या है, आपको 5 मेटल एटम्स मिलेंगे, 5 मेटल एटम्स, जिनमें से 4 मैंगनीज के होंगे, 4 किस के होंगे, मैंगनीज के, और एक हमारे पास कैल्शियम का होगा। टोटल 5, 4 एटम मैंगनीज के और एक एटम कैल्शियम का होगा। मेटल एटम का पूरा एक कॉम्प्लेक्स है, और इसको जोड़ने के लिए, इसको साथ साथ रखने के लिए इसमें कुछ पेरिफेरल प्रोटीन्स भी अटैच होती हैं। क्या, पेरिफेरल प्रोटीन्स। पेरिफेरल प्रोटीन्स कौन सी प्रोटीन्स, जो कि इन साइडों पर जुड़ी हुई होती हैं। तो यहाँ पर कुछ पेरिफेरल प्रोटीन्स, उसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स जिसमें 4 मैंगनीज के एटम और एक कैल्शियम एटम होता है, वो पड़े हुए होते हैं, और कुछ पेरिफेरल और एक बनाते हैं ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। तो अब वो क्या कहते हैं कि ये हमारे पास जो MnA क्लस्टर्स हैं, इसको कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, MnA क्लस्टर्स, मैंगनीज कैल्शियम क्लस्टर्स। ठीक है, तो ये जो मैंगनीज कैल्शियम क्लस्टर्स हैं, ये 1 by 1 जो हमारे पास H2O है, उसके जो 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, उनको ये एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा, उनको एक एक्सेप्ट करेगा। कैसे एक्सेप्ट करेगा, देखते हैं। एक्सेप्ट वो कैसे करेगा हमारे पास, कि देखो हमारे पास वो जो एक स्टेट बनाएगा, जहां पर देखो 4H2O क्या बना रहे थे, 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो इवॉल्व होता था। ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास यहाँ पे MnCA क्लस्टर है। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को कर लेते हैं रिसीव, इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। जैसे ही ये रिसीव करते हैं, इनकी स्टेट बन जाती है S0। क्या स्टेट बन जाती है, S0। S0 इज व्हाट, S0 इज अ फुल रिड्यूस्ड स्टेट। फुल रिड्यूस्ड स्टेट मतलब ये जो क्लस्टर है, अब इससे मजीद हमारे पास इलेक्ट्रॉन को ले नहीं सकता। तो ये MnCA जो क्लस्टर्स हैं, वो हमारे पास इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देते हैं, रिसीव कर लेते हैं, और किस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, S0 स्टेट में। किस स्टेट में, S0 स्टेट में। जब ये एक्साइटेड होकर वापस डी एक्साइट कैसे होगा, ये S0 जो है, इसमें से इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है टोटल, वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको दे देगा। किसको दे देगा, PS2 को देगा। जब एक इलेक्ट्रॉन देगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा S1 स्टेट में। किस स्टेट में, S1 स्टेट में। और एक इसने इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये S1 में कन्वर्ट होने के लिए एक फोटॉन की जरूरत पड़ती है। कितने की, एक फोटॉन। फिर अगली बार वो एक्साइट होगा तो अगली बार ये फिर से एक इलेक्ट्रॉन देगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा S2 में। ठीक है, इसी तरह S3 में और फिर S4 में। तो अगर बात करें तो S4 हमारे पास फुल ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। अब ये मजीद फिर से दोबारा से 4 इलेक्ट्रॉन को वसूल रिसीव कर सकता है। तो बना S0 स्टेट, S0 ने एक डोनेट किया तो S1, फिर S2, फिर S3 और फिर S4। S4 फुल ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, ये दोबारा से इस फॉर्म में आ जाएगा, दोबारा से हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, और इस तरीके से ये साइकिल चलता जाएगा। और ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये याद रखना है, डायरेक्ट इसको नहीं देता। ये देखो, ये सारा काम किस जगह पे हो रहा है, फोटो सिस्टम इधर है। तो ये चीज जो है, ये जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है, वो यहाँ पर डायरेक्ट PS2 को इलेक्ट्रॉन नहीं देता, बल्कि दरमियान में एक इंटरमीडिएट होता है। ये हमारे पास MnCA क्लस्टर थे, जिससे एक एक इलेक्ट्रॉन इस स्टेट से आ रहा है। वो एक इलेक्ट्रॉन पहले रिसीव करता है टायरोसिन। क्या रिसीव करता है, टायरोसिन एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ठीक है, इस वजह से टायरोसिन को बोलते हैं इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन कैरियर। इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन कैरियर। ठीक है, ये टायरोसिन MnCA क्लस्टर से, मैंगनीज हमारे पास कैल्शियम क्लस्टर से टायरोसिन एक इलेक्ट्रॉन
देता है और इस एक इलेक्ट्रॉन को टायरोसिन फिर लेकर जाता है फोटोसिस्टम 2 में। तो हमारे पास ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है और जो pH2 सिस्टम है उसके दरमियान इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन कैरियर क्या है, टायरोसिन। तो टायरोसिन के जरिए वो इलेक्ट्रॉन जाता है इधर, ये हो जाता है डी एक्साइटेड, फिर से इस पे लाइट पड़ती है, लाइट पड़ने की वजह से क्या हो जाता है हमारे पास, ये हो जाता है फिर से एक्साइटेड, फिर से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यहाँ से फिर एक इलेक्ट्रॉन आता है और इस तरीके से फोटोलाइसिस। देखो इसको इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिले थे, फोटोलाइसिस से, सॉरी ये 2H2O था, फोटोलाइसिस से 2H2O, यहाँ से इसको 4 इलेक्ट्रॉन मिले, वो इलेक्ट्रॉन को कैसे pH2 को दे रहा है, इस तरीके से दे रहा है, एस स्टेट हाइपोथेसिस से दे रहा है। और ये जो ऑक्सीजन है ये इवॉल्व होती जा रही है, ये क्या होती जा रही है, इवॉल्व, इसकी वजह से इसको ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारे पास हो गए फोटोलाइसिस कंप्लीट। कि फोटोलाइसिस कैसे होती है, फोटोलाइसिस में जो इलेक्ट्रॉन बनते हैं वो कैसे हमारे पास फोटोसिस्टम 2 को मिलते हैं, और फोटोलाइसिस कहाँ पर हो रही है, ल्यूमेन में हो रही है, और जो ल्यूमिनल सरफेस है वहां पर हो रही है फोटोलाइसिस। ठीक है ना, फोटोलाइसिस का ये कंसेप्ट। एक और बात, फोटो इनहिबिशन का नाम सुना होगा तुम लोगों ने, नहीं सुना तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लो कि फोटो इनहिबिशन क्या होता है, क्या चीज है, फोटो इनहिबिशन। फोटो इनहिबिशन का मतलब क्या है, जब बहुत ज्यादा लाइट हो जाए, लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाए, तो क्या हो सकता है कि बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि 2H2O की जगह एक H2O जो है वो हो जाए, उसकी हो जाए फोटोलाइसिस। तो उससे क्या बन सकता है, 2H पॉजिटिव प्लस ऑक्सीजन एटॉमिक, कौन सा, ये एटॉमिक ऑक्सीजन जो है बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। एटॉमिक ऑक्सीजन एज अ फ्री जो हमारे पास क्या है, फ्री रेडिकल एक्ट करता है, और ये एटॉमिक ऑक्सीजन पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को सत्यानाश कर सकता है। तो फोटो इनहिबिशन इसको बोलते हैं, फोटो इनहिबिशन। हमारे पास एटॉमिक ऑक्सीजन की प्रोडक्शन, फोटो इनहिबिशन क्या है, कि फोटो इनहिबिशन में हमारे पास जब बहुत ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट है तो एटॉमिक ऑक्सीजन की प्रोडक्शन को रोकने के लिए क्या करता है कि हमारे पास जो फोटो सिस्टम है ये प्रोटीन्स का बना हुआ होता है। ठीक है, उसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स है, D1 और D2। ठीक है, तो ये जो D1 प्रोटीन है इसकी होना शुरू हो जाती है डिग्रेडेशन, इसकी क्या होना शुरू हो जाती है, डिग्रेडेशन। तो फोटो इनहिबिशन के दौरान हमारे पास फोटो सिस्टम 2 की D1 जो है वो प्रोटीन डिग्रेड होना शुरू कर जाती है, जिसकी वजह से ये काम नहीं हो सकता, और इस डिग्रेडेशन की वजह से हमारे पास ये वाला जो फोटो सिस्टम 2 है वो कुछ वक्त के लिए ब्लॉक भी हो सकता है, लेकिन इसके पास फिर दोबारा से ये शक्ति होती है, ये तरीका होता है कि ये दोबारा से D1 को रीजनरेट कर सकता है। ठीक है, तो फोटो इनहिबिशन को, फोटो इनहिबिशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें खुद के स्ट्रक्चर्स को तबाह किया जाता है, लेकिन पूरे स्ट्रक्चर्स, पूरे पौधे के स्ट्रक्चर्स को तबाह होने से बचाया जा सकता है। क्योंकि अगर एक बार एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो गई तो उसके बाद ये एटॉमिक ऑक्सीजन पूरे जो हमारे प्लांट स्ट्रक्चर है उसका सत्यानाश करके फ्री रेडिकल्स में उसको कन्वर्ट कर देगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट फोटोलाइसिस। उम्मीद है कि आप लोगों को फोटोलाइसिस की समझ आ गई होगी कि फोटोलाइसिस कैसे होती है। अब इसके बाद हमारे पास जो मेन लेक्चर शुरू होगा वो होगा लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में फोटोलाइसिस भी होती है, लेकिन वो पता होना चाहिए कि फोटोलाइसिस कैसे होती है, ताकि जब हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस को पढ़ें तो आप लोगों को ऑलरेडी इस चीज़ का पता हो कि ये सारा काम कैसे हो रहा है। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।